हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग कार्ल मार्क्स को कंटिन्यू करेंगे और मार्क्स के ऊपर यह लास्ट वीडियो होने वाला है। और इसमें हम कुछ 14 से 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू देखेंगे और मार्क्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उनके ऊपर एक बार हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और बाकी चीज़ों में हम मार्क्स के आइडियाज़ को अच्छे तरीके से कवर करेंगे आज। और जो भी चीज़ें पीछे आपने पढ़ी है उनको प्लीज़ आप रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को कंटिन्यू करते रहिए। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस वीडियो के बाद आपको लगभग 4 तारीख फिर 4 नवंबर से ही वीडियो मिल पाएगी, क्योंकि आज 27 अक्टूबर को मैं मुंबई निकलूँगा लगभग 2-3 बजे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 होने वाले हैं। तो अभी जितने भी टाइम मिलता है मुझे 1-2 घंटे का, मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाया था टाइम निकाल करके, है ना। मैं सोचा था कि मॉर्निंग में उठ जाऊंगा और जल्दी क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा, और फिर बट ऐसा हो नहीं पाया। बाकी कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में हम पूरा कार्ल मार्क्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब मार्क्स के धर्म के संबंध में क्या विचार है, मार्क्स धर्म को क्या मानता है, ठीक है। मार्क्स व्यू ऑन द रिलीजन। मार्क्स धर्म अफीम के समान है, मार्क्स कहता है, जिसके नशे से व्यक्ति अपने दुख दर्द भूल जाता है। आज आप देखोगे धर्म का मुद्दा भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और धर्म के नाम पर लोग जय श्री राम के नारे, ये तमाम अल्लाह मुस्लिम जो भी संप्रदाय के लोग हैं सभी धर्म में क्या हैं, पागल हो चुके हैं। और धर्म में तो आपको यहां तक घटनाएं देखने को मिलेंगी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए या उनके धर्म के अनुयायियों को मारने पीटने का भी काम कर रहे हैं। तो मार्क्स कहता है यह एक नशे के समान है, अफीम का नशा जैसा होता है। एक बार व्यक्ति अगर चख ले उसे तो जल्दी उस छोड़ नहीं सकता, ठीक है, वो अपने होश हवास में नहीं रहता। वैसे ही धर्म का नशा है। धर्म पूंजीपतियों के द्वारा सर्वहारा के शोषण का आधार है। तो मार्क्स कहता है जो धर्म होता है यह गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए नहीं होता धर्म, ठीक है। गरीब लोग धर्म के सहारे जीते हैं, धर्म से चिपके रहते हैं, और अमीर लोग धर्म के सहारे इन गरीबों का शोषण हमेशा करता रहता है। तो मार्क्स बताता है कि धर्म जो है पूंजीपतियों के द्वारा सर्वहारा के शोषण का एक तरीका है, एक आधार है, ठीक है। धर्म वर्ग चेतना को खत्म कर देता है। मार्क्स कहता है जब लोगों के अंदर चेतना आती है, लोगों को पता चलता है कि एक अमीर वर्ग है दूसरा गरीब, ठीक है, एक शोषक वर्ग है दूसरा शोषित, ठीक है। तो मार्क्स कहता है कि जब समाज में वर्ग चेतना आएगी तभी तो समाज में संघर्ष होगा, लेकिन धर्म ये वर्ग चेतना लाने ही नहीं देता। धर्म के चक्कर में जो मजदूर वर्ग हैं वो तो धर्म में ही पड़े रहते हैं, पूजा पाठ पद्धति राम नाम फलाना फलाना करते हुए वो जपते रहते हैं, ठीक है। वो उनको नहीं पता चलता कि शोषण हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मार्क्स कहता है कि धर्म से निकलो। जब तक आप धर्म में चिपके रहोगे आपको अपने बारे में, अपने दुख दर्द के बारे में, अपने शोषण के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि धर्म को त्याग दो। धर्म एक मिथ्या चेतना है, विचारधारा एक मिथ्या चेतना है। तो धर्म को इसने अफीम के समान बताया। रिलीजन इज लाइक ऑपियम बाय इंटॉक्सिकेशन ऑफ विच अ पर्सन फॉरगेट्स हिज sorrow and pain. Religion is the basis of exploitation of the proletariat by the capitalist. Religion destroys class consciousness. मार्क्स कहता है कि धर्म जो है पीड़ित लोगों की आह, बेदर्द दुनिया का दर्द तथा आत्मा विहीन स्थितियों की आत्मा है। यह जनसाधारण के लिए एक अफीम की तरह काम करती है, जिसका प्रयोग कौन करता है, जिसका प्रयोग पूंजीपति करता है गरीबों के शोषण के लिए। रेमंड आरा, ठीक है, कहीं पे आपको रेमंड आरो मिलेगा, कहीं पे आरा मिलेगा, जो भी मिलेगा आप याद रखें, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इनकी बुक है। इसमें इन्होंने लिखा कि मार्क्सवाद बुद्धिजीवियों के लिए क्या है, अफीम है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रेमंड आरो के बारे में। मार्क्स कहता है रिलीजियस इज द साइड ऑफ द ऑप्रेस, the pain of the heartless word and the soul of the soulless situation. It is the opium of the masses. Note, Raymond Ara has written in his book The Opinion of Intellectuals that Marxism is the opium of the intellectuals. तो ये कुछ मार्क्स के धर्म संबंधी विचार थे
जिसमें धर्म को उसने अफीम बताया और बताया कि धर्म का प्रयोग पूंजीपति करता है गरीबों के शोषण के लिए। नेक्स्ट, विचारधारा के संदर्भ में आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग मार्क्स के क्या आइडियाज हैं। मार्क्स ने विचारधारा को क्या बोला है, मिथ्या चेतना, ये झूठी चेतना है। विचारधारा के द्वारा किसी भी प्रकार की चेतना व्यक्ति के अंदर नहीं आती, तो विचारधारा को इसने मिथ्या चेतना कहा। लेकिन इसका अनुयायी लेनिन ने विचारधारा को माना है। लेनिन ने कहा कि विचारधारा होगी सर्वहारा वर्ग की, जिससे क्रांति की जाएगी। ठीक है, तो मार्क्स विचारधारा को नहीं मानता, लेकिन मार्क्स का अनुयायी जिसने मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप में लागू किया, लेनिन। ठीक है, तो लेनिन तो मानता है मार्क्स विचारधारा के बारे में, लेकिन कार्ल मार्क्स विचारधारा को मिथ्या चेतना कहता है, जबकि मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप में जो लाने का श्रेय है लेनिन को। लेनिन ने विचारधारा को माना है और लेनिन ने बोला कि विचारधारा जो होगी वो सर्वहारा वर्ग की होगी। मार्क्स कहता है यह सर्वहारा के शोषण का आधार है, क्या, विचारधारा। ठीक है, मार्क्स कहता है कि विचारधारा जो है सर्वहारा गरीबों मजदूरों के शोषण का आधार है, इसकी आवश्यकता पूंजीपति समाज को है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग को चेतना की आवश्यकता है, न कि विचारधारा की मिथ्या चेतना की। तो मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग क्या करता है विचारधारा के माध्यम से, पूंजीपति वर्ग गरीबों का शोषण करता है विचारधारा के माध्यम से। विचारधारा की आवश्यकता जो है ये पूंजीपतियों को है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग को आवश्यकता किस बात की है, चेतना की है, वर्ग संघर्ष की है। ठीक है, ना कि विचारधारा की मिथ्या चेतना की। तो इस लाइन से भी 2-3 पॉइंट्स बन रहे हैं, इस लाइन को भी आप अच्छे से समझे। जैसे कि टाइम तो इतना नहीं मेरे पास, पहला लाइन बन जाएगा, विचारधारा शोषण का आधार है। विचारधारा की जरूरत किसको है, पूंजीपति समाज को है। सर्वहारा वर्ग को किसकी जरूरत है, चेतना की जरूरत है, वर्ग चेतना की, ना कि विचारधारा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं और बन भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मार्क्स हैज कॉल्ड द आइडियोलॉजी फॉल्स कंसिस्टेंस। मार्क्स सेज दिस इज द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट कैपिटलिस्ट सोसाइटी नीड्स इट। द प्रोलेटेरिएट नीड्स टू क्लास कंसिस्टेंस, नॉट आइडियोलॉजी और फॉल्स कंसिस्टेंस। अब नोट करके है विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो 1776 में विचारों के समूह के रूप में देशु द ट्रेसी ने किया था सबसे पहले। मार्क्स कहता है कि विचारधारा उन विचारों का समुच्चय है जिन्हें प्रभावशाली वर्ग अपने शासन की वैधता स्थापित करने के उद्देश्य से सारे समाज के लिए उस विचारधारा को मान्य बना देता है या उस विचारधारा को मान्यता प्रदान कर देता है। तो ये कार्ल मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है, इसको याद रखिए। ठीक है, नोट द वर्ड आइडियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डेशु द ट्रेसी इन द 1776 इज अ ग्रुप ऑफ द आइडिया। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइडिया के रूप में डेशु द ट्रेसी ने इसे सबसे पहले 1776 में यूज किया था। मार्क्स कहता है आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ द आइडिया which the dominant class makes the valid for the entire society with the aim of establishing in the legitimacy of its rule। फिर मार्क्स के अनुसार विचारधारा उन विचारों, विश्वासों व मूल्यों का समूह है जो एक विशेष वर्ग के हितों को दर्शाता है। यह विशेष वर्ग कौन है, पूंजीपति। ठीक है, तो विचारधारा, धर्म, ये सब पूंजीपतियों ने बनाया है गरीबों के शोषण के लिए। तो ये बात ध्यान रखना, मार्क्स कहता है कि विचारधारा उन विचारों, उन मूल्यों का समूह है जो एक विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा विशेष वर्ग, तो ये पूंजीपति विशेष वर्ग है। ठीक है, किसी भी समाज में प्रमुख मूल्य, विचार, विश्वास हमेशा किसके होते हैं, शासक वर्ग के होते हैं। बाकी समाज के सदस्यों के लिए क्या है, यह मिथ्या चेतना होती है। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि मूल्य, विचार, विश्वास ये सब हमेशा शासक वर्ग के होते हैं। शासक वर्ग ये बनाता है अपने शासन को वैधता देने के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आइडियोलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ आइडिया, बिलीव्स एंड वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास इन एनी सोसाइटी। द डोमिनेंट वैल्यूज, आइडिया एंड द बिलीव्स ऑलवेज बिलोंग द रूलिंग क्लास आर द फॉल्स कंसिस्टेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखेंगे। एक एक लाइन आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कोई सी भी लाइन आप नहीं छोड़ेंगे, हर लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखिए
उपनिवेशवाद के संदर्भ में मार्क्स के विचार, कुछ लोगों ने किसी पुस्तक में ऐसा मुझे देखने को मिला है कि मार्क्स ने उपनिवेशवाद का समर्थन किया है। नहीं, मार्क्स उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का समर्थक नहीं है। मार्क्स ने उपनिवेशवाद को इतना ही कहा है कि गतिशील राज्यों में, जहां गतिहीन समाज है, वहां पर पूंजीवाद आना चाहिए, वहां पर उपनिवेशवाद आना चाहिए। उपनिवेशवाद आएगा तभी क्रांति होगी। ठीक है, तो वो तो उपनिवेशवाद के माध्यम से पूंजीपति को समाप्त करने की बात करता है, ना कि उपनिवेशवाद को समर्थन दे रहा है। ठीक है, मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की एशियाई प्रणाली के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में, यानी जो गैर यूरोपीय समाज है वो गैर पूंजीवादी समाज है, इन समाजों में पूंजीवाद के विकास का विश्लेषण करता है। कहता है कि जहां पे पूंजीवाद नहीं है वहां पे उपनिवेशवाद आना चाहिए, वहां पर पूंजीवाद आना चाहिए, जिससे कि वे समाज गतिशील हो जाएं। ठीक है, और वहां पर वर्ग संघर्ष विद्यमान हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मार्क्स कहता है जहां पे पूंजीवाद आएगा वहां पे शोषण होगा, जहां पे साम्राज्यवाद आएगा, उपनिवेशवाद आएगा, वहां पर शोषण होगा। जब शोषण होगा तो समाज में वर्ग चेतना बनेगी, वर्ग चेतना बनेगी तो वर्ग संघर्ष होगा, और इस तरीके से धीरे धीरे पूंजीपतियों का पूरी दुनिया से अंत हो जाएगा। तो मार्क्स तो चाह रहा है पूंजीवाद एक बार बढ़े, खूब बढ़े। ठीक है, गैर यूरोपीय गैर पूंजीवादी विश्व के बारे में मार्क्स के विचार जो हैं हेगल के समान ही प्रतीत होते हैं। Marx analyzed the development of a capitalism in the non-capitalist society, non-European societies under the Asiatic mode of production. Marx's view about the non-European, non-capitalist world are similar to Hegel's. मार्क्स ने गैर यूरोपीय देशों के लिए उत्पादन की एशियाई प्रणाली का शब्दावली का प्रयोग किया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मार्क्स ने जो गैर यूरोपीय देश हैं, जो एशिया के देश है, जो यूरोप के देश नहीं है, ठीक है, उनको गैर एशियाई देश कहता है। सॉरी, मार्क्स ने जो गैर यूरोपीय देश हैं उनको एशियाई देश की श्रेणी में रखता है, उत्पादन की एशियाई प्रणाली उनके लिए शब्दावली का प्रयोग करता है। मार्क्स के मत में एशियाई समाज क्या है? गतिहीन है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी पूंजीवाद का प्रभाव नहीं है। मार्क्स तो चाह रहा है कि यहां पर भी पूंजीवाद आए और यह समाज क्या करे? गति करे, समाज आगे बढ़े। समाज आगे बढ़ के कहां जाए? साम्यवाद की तरफ आगे बढ़े, अपने विकास की चरम लक्ष्य तक आगे बढ़े। अतः एशियाई समाजों में पूंजीवाद लाने के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक प्रगतिशील शक्ति माना है। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि उपनिवेशवाद क्या है? एक सकारात्मक है, प्रगतिशील शक्ति है, लेकिन वो वास्तव में इसका समर्थन नहीं कर रहा है। वो तो समाज को गति देने के लिए, समाज में संघर्ष को बढ़ाने के लिए उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहा है, पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। ठीक है, उपनिवेशवाद इन देशों में औद्योगिकरण करेगा जिससे पूंजीवाद आएगा और वर्ग संघर्ष होगा जिसमें पूंजीपति का अंत होगा और सर्वहारा की तानाशाही आएगी। इसके बाद साम्यवाद आ जाएगा। मार्क्स का उद्देश्य तो ये है, ना कि मार्क्स का उद्देश्य उपनिवेशवाद लाना है। मार्क्स तो चाह रहा है कि पूंजीवाद जहां कहीं भी छुपा हो उसको बढ़ाओ, पहले बढ़ा करके क्या करो? उपनिवेशवाद लाओ, पूंजीवाद लाओ, जिससे वहां पर औद्योगिकरण बढ़ेगा, गरीबों का शोषण होगा, मजदूरों का शोषण होगा, बड़े स्तर पर एक्सप्लॉयटेशन होगा, जिससे क्या होगा? क्लास स्ट्रगल होगा, वर्ग संघर्ष होगा, और इस वर्ग संघर्ष में हमेशा जीतेगा कौन? हमेशा जीतेगा सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है और ये क्या करेंगे? तानाशाही कर देंगे पूंजीपतियों के ऊपर, और क्या होगा? समाज से पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, इस दुनिया से पूंजीपतियों का खात्मा हो जाएगा। तो मार्क्स जो है इस संदर्भ में जो है समर्थन कर रहा है पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का, ना कि पूंजीवाद अच्छा है या पूंजीवाद या उपनिवेशवाद अच्छा है। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मार्क्स हैज यूज्ड द टर्म एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर नॉन यूरोपियन कंट्रीज। इंपॉर्टेंट है ये। इन मार्क्स ओपिनियन एशियन सोसाइटी इज द stagnant, hence he considered colonialism to be a positive progressive force bringing capitalism in an Asian society. Colonialism will bring industrialization in these countries which will lead the capitalism and class struggle. जब class struggle होगा तो इसमें जो बुर्जुआज क्लास है वो खत्म हो जाएगा और जो प्रोलिटेरिएट क्लास है वो क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा और यही समाज, यही सिचुएशन क्या कहलाएगी? सोशलिज्म कहलाएगी, और इसी सोशलिज्म के बाद आएगा कम्युनिज्म। परंतु मार्क्स ने उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत की गुलामी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को
भी कार्ल मार्क्स ने उपयोगी माना है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, सामाजिक परिवर्तन व वर्ग विभेद पैदा करेगा, जिससे साम्यवादी क्रांति होगी। तो ये कह रहा है कि भारत गुलाम है, अच्छा है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद बढ़ रहा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि यही आगे चल के क्या होगा, ब्रिटिश के अंत का कारण बनेगा, पूंजीपति के अंत का कारण बनेगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज में वर्ग बटेंगे। आपने देखा भी आगे चल के कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया, अलग अलग भारत में क्रांतियां हुई, संघर्ष हुआ, जिससे भारत को आजादी मिली और पूंजीवाद को यहां से खदेड़ा गया या ब्रिटिश को यहां से बाहर निकाला गया। बट मार्क्स डिड नॉट सपोर्ट द कॉलोनिज्म। Marx also considered the India's slavery, British colonialism to be useful because British imperialism would lead industrialization, technological development, social change and the class differentiation, which would lead to the communist revolution. तो इस तरीके से मार्क्स कहता है कि इंपीरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, इससे आगे चल के क्या होगा, क्लास स्ट्रगल बढ़ेगा, क्लास स्ट्रगल बढ़ेगा तो रेवोल्यूशन होगी और अंत में क्या आएगा, अंत में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसका डिमोलिश हो जाएगा। पर घरेलू उद्योग व हस्तशिल्प नष्ट करने के कारण उसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को विनाशकारी माना है। इसने कहा कि जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया तो उसने क्या कर दिया, उसने छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग थे उसको नष्ट कर दिया और बड़े बड़े उद्योगों को लगाया, जिससे क्या हुआ, गरीबों का और शोषण बढ़ने लगा। पहले जो गरीब लोग अपना चरखा चलाकर छोटे छोटे उद्योगों से अपना काम चलाते थे, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें जब आ गई, पूंजीवाद आने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई, तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि छोटे छोटे जो उद्योग थे, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और अंत में ऐसा सिचुएशन आया कि मजदूर पूरी तरीके से इस बड़ी बड़ी कंपनियों पर, बड़ी बड़ी उद्योगों पर या बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर निर्भर होने लगे और अंत में उनका शोषण बढ़ता गया। अब देखिए कार्य के संबंध में मार्क्स के क्या विचार हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि कार्य उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। ठीक है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि कार्य बहुत जरूरी है, बिना कार्य के आप किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो श्रम बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए और खाने हेतु उत्पादन करना होगा, और उत्पादन क्या है, एक मूल कार्यकलाप है, ये एक बेसिक एक्टिविटी है। तो मार्क्स कहता है एक्टिविटी बहुत जरूरी है। कार्ल मार्क्स, वर्क इज एन एज इंपॉर्टेंट एज अ फूड। कार्ल मार्क्स, मैन मस्ट ईट बिफोर ही कैन थिंक टू ईट, ही मस्ट प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन इज द बेसिक एक्टिविटी। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव क्या है, होमो फेवर अर्थात टूल मेकर है। इसका मतलब क्या है होमो फेवर का, आपको अभी आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा होम फेवर या होमो फेवर के बारे में। ठीक है, मार्क्स के अनुसार मनुष्य क्या है, ये नेट के पेपर में आया हुआ 2014 के पेपर। ठीक है, होमो फेवर यानी कि टूल मेकर्स है, यानी इसका मतलब है कि मनुष्य अपनी योग्यता से अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। जिस तरीके से टूल मेकर वस्तुओं का निर्माण करता है, उसी तरीके से मनुष्य कार्य करके अपनी योग्यता से अपने भाग्य का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम शक्ति इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपर में आया हुआ है 2016 या 15 के, आई थिंक ऐसे ही। मार्क्स के अनुसार श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क मांसपेशियों या नसों के बराबर है। तो जितने भी कोटेशन दिखेंगे आपको पेपर में आए हुए होंगे, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द मैन इज अ होमो फेवर लाइक अ टूल मेकर। ठीक है, this means that man can determine his own destiny by his ability, just as a tool maker makes things। जैसे कि टूल मेकर जो होता है वो एक कोई वस्तु बनाता है, कोई थिंग्स बनाता है, कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, वैसे ही व्यक्ति इंडिविजुअल्स अपने एबिलिटी से अपने डेस्टिनी को डिसाइड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, लेबर पावर इज इक्वल टू द वर्कर्स ब्रेन, मसल्स एंड नर्व्स। मार्क्स के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रम करने की क्षमता है। मार्क्स कहता है यही श्रम क्या करता है, श्रम से ही अतिरिक्त मूल्य निकलता है। मार्क्स कहता है किसी भी वस्तु का मूल्य तब बनता है जब उसमें हम श्रम मिला देते हैं। ठीक है, श्रम मिला दिया तो ये क्या हो गया,
ये उत्पादित वस्तु हो गई, इसका मूल्य हो गया, और मूल्य और कीमत में अंतर होता है, ठीक है। तो मार्क्स कहता है जिस वस्तु का कोई मूल्य हो जाता है, अगर उसको बाजार में एक्सचेंज किया जाए, बाजार में विनिमय किया जाए, तो उससे अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है, ठीक है। सेबाइन कहता है कि मार्क्सवाद ऐसा यूटोपिया या आदर्श लोग है जो उदार मानवीय है, उदार व मानवीय है। मार्क्स और एंगल्स ने रूस को क्या बोला है? अर्ध एशियाई कहा है, ठीक है। रूस को मार्क्स और एंगल्स ने रूस को अर्ध एशियाई कहा है, पूरा एशिया नहीं है, ये अर्ध एशिया है, क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है और थोड़ा बहुत समाज जो है गतिहीन भी है, गतिशील नहीं, गतिहीन भी है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इज अ कैपेसिटी टू वर्क। सेबाइन कहता है मार्क्सिज्म इज अ यूटोपिया विच इज लिबरल एंड ह्यूमन। मार्क्स एंड एंगल्स हैव कॉल्ड रशिया सेमी एशियन। अब मार्क्स के क्रांति संबंधी विचार क्या है, रेवोल्यूशंस के ऊपर क्या थॉट्स हैं इसके देखते हैं। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मार्क्स कहता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति बहुत ही जरूरी है, बिना क्रांति के समाज में परिवर्तन नहीं होगा, बिना संघर्ष के समाज में परिवर्तन नहीं होगा, और कहता है बिना संघर्ष के साम्यवाद भी नहीं आएगा। क्रांति एक राजनीतिक गतिविधि है जिसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है, ये कार्ल मार्क्स कहता है। सामंतवाद से, देखिए, सामंतवाद से साम्यवाद आने के मध्य दो क्रांतियां होंगी। मार्क्स कहता है कि जब सामंतवाद आएगा, और सामंतवाद से अगर हमें साम्यवाद लाना है, सामंतवाद से आएगा पूंजीवाद, पूंजीवाद से आएगा साम्यवाद। तो सामंतवाद को समाप्त करके पूंजीवाद, पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद। तो साम्यवाद तक पहुंचने के लिए हमें कितनी क्रांतियां करनी पड़ेगी? दो क्रांतियां। दो क्रांतियां कौन कौन सी होंगी? एक होगी बुर्जुआ क्रांति, जिसको कहता है बुर्जुआ क्रांति। इसमें क्या करेंगे? पूंजीपति जो होंगे वो सामंतों को समाप्त कर देंगे, ठीक है। पूंजीपति सामंत को समाप्त करके पूंजीवाद लाएंगे। यह इसी को कह लें, यही काल क्या है? यही पुनर्जागरण का काल है। यही रेनेसां का टाइम था, ठीक है। यही आधुनिक युग की शुरुआत थी जब सामंतवाद का अंत हुआ और पूंजीवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति को मार्क्स बुर्जुआ क्रांति कहता है, अमीरों की क्रांति कहता है। दूसरा कहता है मार्क्स कि सर्वहारा की क्रांति आएगी। इसमें सर्वहारा वर्ग क्या करेगा? पूंजीवाद को खत्म करके साम्यवाद की स्थापना करेगा। तो ये दो क्रांतियों के बारे में कार्ल मार्क्स बताता है, बुर्जुआज रेवोल्यूशन एंड प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन। तो दो रेवोल्यूशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया कि पूंजीवाद का विध्वंस जो है बहुत ही आवश्यक है, अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह स्वयं ऐसे अंतर्विरोध तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो इसके विनाश का कारण बन जाती है। तो मार्क्स कहता है द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवाद का विश्लेषण करता है और यह बताता है कि जहां पर पूंजीवाद होगा उस पूंजीवाद में उसका विरोधी तत्व सर्वहारा वर्ग हमेशा पाया जाएगा, ठीक है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद में उसका विध्वंसकारी तत्व, उसका विनाशकारी तत्व विद्यमान रहता है, और पूंजीवाद ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जो पूंजीवाद के स्वयं विनाश के लिए उत्तरदायी है। Which analyzing capitalism on the basis of the dialectics, Marx expressed the view that the destruction of capitalism is inevitable because it itself creates such as the contradiction as a condition which leads to its destructions। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने बताने का प्रयास किया है कि पूंजीवाद स्वयं अपना विनाश करता है, कैपिटलिज्म डिस्ट्रक्शन इटसेल्फ। मार्क्स के शब्दों में नए समाज रूपी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पीजीटी के पेपर में आया हुआ है, यूपी पीजीटी, ठीक है। मार्क्स के शब्दों में नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरातन व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, शक्ति एक दाई की तरह काम करती है। इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स, फोर्स इज द माइंड वाइफ ऑफ द ओल्ड सोसाइटी प्रेग्नेंट विद द न्यू वन। तो इस तरीके से क्रांति के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार हो गए। अब पूंजीवाद के संदर्भ में मार्क्स के विचार। मार्क्स ने कभी भी पूंजीवाद का समर्थन नहीं किया, ठीक है। मार्क्स का उद्देश्य क्या है कि पूंजीवाद का विरोध करना और साम्यवाद की स्थापना करना। पहला, पूंजीवाद में व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से उत्पादन किया जाता है, न कि सामाजिक हित की दृष्टि से, तो इसलिए मार्क्स जो है पूंजीवाद का विरोध करता है।
पूंजीवाद में विशाल उत्पादन पर एकाधिकार यानी एक ही व्यक्ति का हो जाता है, इसलिए मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में केवल और केवल उत्पादन की शक्तियों पर किसका प्रभुत्व होता है, उत्पादन की शक्तियों पर केवल और केवल पूंजीपति का ही प्रभुत्व होता है। ठीक है, फिर इसीलिए इसका विरोध करता है पूंजीवाद का। पूंजीवाद एक कृत्रिम आर्थिक संकटों का जन्मदाता होता है। मार्क्स कहता है जैसे उत्पादित माल को नष्ट करके कृत्रिम माल का अभाव पैदा करता है, तो पूंजीवाद इस तरीके से भी पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद को मार्क्स अच्छा नहीं मानता। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। In capitalism, production is done for personal gain, not for the social benefit. In capitalism, the tendency of a large-scale production and monopoly is found. Capitalism is the originator of artificial economic crisis. For example, it creates artificial scarcity of goods by destroying the produced goods. नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य पर किसका नियंत्रण होता है, तो पूंजीपतियों का अधिकार होता है। मार्क्स कहता है कि पूंजी का निर्माण कैसे होता है, पूंजी का निर्माण श्रम से होता है। ठीक है, और जिस वस्तु का निर्माण होगा श्रम के द्वारा, जिस वस्तु का उत्पादन होगा, उस वस्तु को बाजार में उसका विनिमय किया जाता है, और विनिमय प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, फिर विनिमय प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, फिर अतिरिक्त मूल्य का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन ये आ जाए कि अतिरिक्त मूल्य का निर्माण कब होता है, क्या विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है, तो नहीं, अतिरिक्त मूल्य का निर्माण होता है श्रम के द्वारा। अगर किसी भी वस्तु में श्रम नहीं लगाओगे तो उसका मूल्य नहीं बनेगा, मार्क्स कहता है। ठीक है, तो विनिमय प्रक्रिया के द्वारा अतिरिक्त मूल्य नहीं बनता है, बल्कि किसी भी वस्तु का मूल्य तब बनता है जब उसमें व्यक्ति अपना श्रम मिला देता है। ठीक है, तो पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य पर अधिकार किसका होता है, पूंजीपतियों का होता है, गरीबों का नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन यहां से भी बना सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बनाएगा, तो सारी चीजें आपको इस पीपीटी में मिल जाएगा। 187 पेज का पीपीटी है, आपको इतने में बुक मिल जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 187 पेज के पीपीटी में आपको कोई भी सारी चीजों को एक तरीके से आप समझ चलें कि सारी चीजों को समराइज करने का प्रयास किया गया है, सारी चीजों को इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। पूंजीवाद में श्रमिक में वैयक्तिक चरित्र का लोप हो जाता है, यानी उसके व्यक्तिगत चरित्र का लोप हो जाता है, किसका, मजदूरों का। उसका यंत्रीकरण हो जाता है, यानी पूंजीवाद में मनुष्य कैसा हो जाता है, मजदूर कैसा हो जाता है, एक यंत्र की भांति हो जाता है और वह यंत्रों का दास बन जाता है। ठीक है, इसलिए मार्क्स जो है पूंजीवाद की आलोचना करता है। पूंजीवाद श्रमिकों में असंतोष पैदा करके उन्हें एकता की ओर अग्रसर करता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। क्यों, क्योंकि सारे पूंजी पर, सारे अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो है पूंजीपति कर लेता है और मजदूरों के अंदर असंतोष पैदा होता है, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता। पूंजीवाद अंतरराष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता भी है। तो मार्क्स कहता है कि जो पूंजीवाद है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि वो अपना स्वयं विनाश कर रहा है। पूंजीवाद का नाश निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि समाज में वर्ग संघर्ष होगा, तो वर्ग संघर्ष में सर्वहारा की विजय होगी, सर्वहारा की तानाशाही आएगी, जिससे पूंजीपति का अंत होगा और अंत में साम्यवाद की स्थापना होगी। In capitalism, the capitalists have a right to over the surplus value in capitalism in the individual character of the workers vanishes and he is mechanized, he becomes the slave of the machines. Capitalism creates discontent among the workers and leads them towards unity. Capitalism is the originator of the इंटरनेशनल वर्कर्स मूवमेंट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म इज अ सर्टेन। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन क्या है, सर्टेन है, श्योर है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जहां एक तरफ पूंजीवाद का शोषणकारी और नकारात्मक पहलू प्रस्तुत किया है, तो वहीं 3 कारणों के आधार पर इसकी प्रशंसा भी की है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना तो की है, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कुछ उसकी प्रशंसा भी करता है। कैसे करता है उसकी प्राइस, तो देखते हैं कौन कौन से 3 कारण के आधार पर पूंजीवाद की यह प्रशंसा करता है। तो पहला प्रशंसा करता है कि उत्पादन के साधनों व तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, कौन, पूंजीवाद। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवाद की शानदार उपलब्धियों के सामने मिस्र का पिरामिड, रोमन की नहरें और गोथिक भवन भी क्या हो चुके हैं, फीके पड़ गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
इसने ऐसे अभियान चलाए हैं पूंजीवाद ने जिनके सामने राष्ट्रों के सारे प्रसार और धर्म युद्ध कुछ भी नहीं है। तो ये पूंजीवाद के सामने वह प्रशंसा कर रहा है पूंजीवाद की। तो इस तरीके से मार्क्स कहता है, तीन बातें मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद अच्छा काम करता है, तीन तरीके से, ठीक है। कार्ल मार्क्स रोट दैट द इजिप्टियन pyramids, Roman canals, Egyptian pyramids, Roman canals and Gothic buildings pale in the comparison and the magnificent achievements of the capitalism. It has launched the campaigns in comparison to which the all expansion of nation and religious wars are as nothing. दूसरा कहता है कि बहुराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का क्या होता है, पूंजीवाद के कारण प्रचार प्रसार होता है। तो ये अच्छी बात बताता है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार कच्चे माल व बाजार की खोज से बहुराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। अभी तक आपने केवल मार्क्स के द्वारा पूंजीवाद की आलोचना ही सुनी थी, लेकिन अब आप थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि मार्क्स ने जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पूंजीवाद की थोड़ी बहुत प्रशंसा भी की है। तो ये तीन प्रशंसाएं हैं उसकी, याद रखना। फिर तीसरा कहता है भौगोलिक समीप व शहरी सभ्यता का क्या होता है, पूंजीवाद से विकास होता है। यानी कि जो भौगोलिक दूरी थी, भौगोलिक दूरी क्या हो गई है, पूंजीवाद के आने से कम हुई है, और शहरी सभ्यता का पूंजीवाद आने से विकास भी हुआ है। ओके, प्रमोशन ऑफ मल्टीनेशनल एंड इंटरनेशनल एक्टिविटीज, the search for the raw material and makers across national boundaries leads to the spread of the multinational and international activities. फिर तीसरा कहता है geographical proximity and development of the urban civilization. नोट लास्की कहता है, देखो आपको किसी का स्टेटमेंट याद हो या ना हो, बट लास्की का स्टेटमेंट जरूर याद होना चाहिए। लास्की के अनुसार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक सर्वकालिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिलेख है। तो ये जो है लास्की कहता है। लास्की ने इस पुस्तक की तुलना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तुलना 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा और 1789 के फ्रांसीसी अधिकारों से कर देता है। किस पुस्तक की कंपैरिजन, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की कंपैरिजन करता है अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से और 1789 के फ्रांसीसी अधिकारों की घोषणा पत्र से, बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। नोट, अकॉर्डिंग टू लास्की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल टाइम। लास्की कंपेयर्स दिस बुक, कौन सी बुक कंपैरिजन करता है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कंपैरिजन करके बताता है कि लास्की कंपेयर्स दिस बुक टू अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1776, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1789। तो इस तरीके से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की लास्की जी ने कंपैरिजन किया है। अब मार्क्स का मूल्यांकन देख लेते हैं। मार्क्स को साम्यवादियों ने एक अवतार जैसी प्रतिष्ठा प्रदान की है, वही पूंजीपति वर्ग ने उसे, मार्क्स को क्या बोला है, सभ्यता और मैत्री का दुश्मन है, ठीक है। ग्रे कहता है कि मार्क्स 19वीं शताब्दी का अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है। तो कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे आगे, वो स्टेटमेंट आप याद करें, समझें, बार बार पढ़ेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से समझ कर नहीं चलेंगे तो रटने की जरूरत आपको पड़ेगी। मार्क्स हैज been given the status of an avatar by communist, while the bourgeois has called him the enemy of civilization and harmony, ठीक है। ग्रे कहता है मार्क्स इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ द 19th सेंचुरी। फिर लास्की कहता है कि मार्क्स ने साम्यवाद को कोलाहल से उठाकर एक सशक्त आंदोलन का रूप दिया जो कि सिद्धांतों पर आधारित है। ये सब स्टेटमेंट हैं, आप इनको समझते चलेंगे, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा एक्चुअली में आज टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इन सारी चीजों को एक एक करके आपको समझाता और क्वेश्चंस को मैं और बेहतर तरीके से आपको आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन, अभी मेरे पास काम बहुत ज्यादा है। और मैंने कमिटमेंट कल की वीडियो में किया था कि मैं अब मार्क्स पढ़ा के जाऊंगा पूरा, ठीक है। तो आज मैं पूरा मार्क्स पढ़ा के जाऊंगा, हाँ, बट बेसिकली थोड़ा सा टाइम और लग सकता था पढ़ाने में, बट कोई बात नहीं, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे, बस थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ रहे हैं। मार्क्स ने अपने अनुयायियों के लिए धर्म का नवीन स्तर तथा मुक्ति का आनंदमय मार्ग सुस्थिर किया है। उसने ऐसे वर्ग का सृजन किया जो हमारी पृथ्वी पर ही है। तो ये मार्क्स की प्रशंसा है, वेपर करता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, आप लिख के याद करो, जैसे मर्जी याद करो।
लॉस्की कहता है, ठीक है, मार्क्स रेस्ड कम्युनिज्म फ्रॉम अ डिन टू द पावरफुल मूवमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। वेपर कहता है मार्क्स एस्टैब्लिशेस अ न्यू स्टैंडर्ड रिलीजन एंड ब्लिसफुल पैथ टू लिबरेशन फॉर दिस फॉलोअर्स। he creates a class which exists only on our earth। फिर हंट कहता है कि समाज विज्ञानों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। तो इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, इस तरीके से आरपीएससी के पेपर में पूछता है, ध्यान रखना। वेपर कहता है कि मार्क्स ने धर्म और विज्ञान के संयोग से महान युग की महान सेवा की है, संयोग से युग की महान सेवा की है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को श्रमिकों का मसीहा भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसने मजदूरों के हितों की बात की है। हंट, ऑल मॉडर्न राइटर्स इन द सोशल साइंस आर indebted to Marx whether they acknowledged it or not। वेपर कहता है मार्क्स हैज डन द ग्रेट सर्विस टू द एज बाय combining religion and the science। Karl Marx is also called the मसीहा ऑफ द वर्कर्स, या मसीहा ऑफ द वर्कर्स की जगह कर सकते हैं आप पायनियर ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। जो भी शब्द आपको अच्छे लगे आप कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स व एंजल्स की मित्रता के संदर्भ में मैक्सी कहता है कि दोनों के बीच ऐसी मित्रता की शुरुआत हुई, मार्क्स और एंगल्स के बीच में, जिसका अंत इतिहास की एक असाधारण बौद्धिक और आध्यात्मिक भागीदारी बन गई। तो ये मैक्सी का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। मैक्सी भी बहुत ज्यादा पूछाता है। मैक्सीज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंडशिप बिटवीन मार्क्स एंड एंगल्स, अ फ्रेंडशिप बिगन बिटवीन द टू which ultimately become one of the most extraordinary intellectual and spiritual partnership in the history। अब देखते हैं मार्क्स की आलोचना। मार्क्स की आलोचना के बारे में कौन कौन करता है? कार्ल पॉपर ने किया है, आइजा बर्लिन किया, ठीक है। बर्लिन की कौन कौन सी बुक है? आपने बर्लिन को पढ़ा होगा, निगेटिव लिबर्टी का सपोर्टर है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। तो बर्लिन की कम से कम 4 बुक्स को आप याद रखें, वो भी क्रम से, ठीक है। कार्ल पॉपर जो है अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज लिखता है, उसमें हीगल, प्लेटो और मार्क्स की आलोचना ये करता है, ठीक है। तो अब देखिए, कार्ल पॉपर व इजाया बर्लिन ने कार्ल मार्क्स को काल्पनिक दार्शनिक के रूप में, अस्पष्ट, खतरनाक, तार्किक रूप में असंबद्ध बताया है। कार्ल पॉपर ने अपनी रचना लिखी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो, हीगल तथा कार्ल मार्क्स को क्या बताया? मुक्त समाज का दुश्मन है, खुले समाज के ये समर्थक नहीं है, समाज को बंद करने की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने प्लेटो में भी डिस्कस कर लिया था, प्लेटो जब हम पढ़े थे वहां पे हमने भी डिस्कस किया था ये सारी चीजों को। तो वो चीजें आपको, जब आप कहीं भी कोई भी चीज पढ़ें तो पुरानी चीजों को कनेक्ट जरूर करें कि ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ठीक है। कार्ल पॉपर एंड इजाया बर्लिन, ठीक है, ईसा गलत है स्पेलिंग, इसको करेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। इजाया बर्लिन हैव डिस्क्राइब द कार्ल मार्क्स एज अ यूटोपियन फिलोसोफर हु इज अ वेरी dangerous and logically inconsistent। Karl Popper in his work Open Society and its mean call Plato, Hegel and Karl Marx are the enemies of the open society। कार्ल पॉपर कहता है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न सिर्फ समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्लिन कहता है कि इसमें शक नहीं कि कार्ल मार्क्स अति महान थे, लेकिन वे फांसीवाद, फत्तावाद व कल्याणकारी राज्य के उदय की घोषणा नहीं कर पाए। पूंजीवाद का भी उनका विश्लेषण अधिक से अधिक 19वीं सदी के पूंजीवाद पर ही लागू होता है, उसके बाद जो पूंजीवाद आता है उसका विचार जो है रिलेवेंट नहीं रह जाता है। तो ये संदर्भ बताने का प्रयास बर्लिन करता है, ठीक है। तो बर्लिन और पॉपर जो है इसके बहुत ही खास आलोचक हैं। कार्ल पॉपर, मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म वाज नॉट ओनली रॉन्ग अबाउट सोसाइटी, इट वाज रॉन्ग अबाउट द साइंस। बर्लिन कहता है कार्ल मार्क्स वाज अनडाउटेडली ग्रेट बट he failed to predict a rise of a fascism, authoritarianism and the welfare state। Analysis of capitalism applies at the most to 19th century capitalism। फिर कोइसलर कहता है कि मार्क्स ईश्वर था जिसने निराश किया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक ये फिर पूछा जाएगा। जो भी आप छोटे छोटे होते हैं उनको आप याद रखिए, इसी को कहते हैं स्वीट पॉइजन, है ना। आप इन देखने में जितने अच्छे लगते हैं, जितने छोटे होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं, ठीक है।
कैटलिन कहता है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही आधुनिक कष्टों, रोगों, यहां तक कि फांसीवाद का क्या है, जन्मदाता है। तो कैटलिन भी इसका आलोचक है। फ्रांसीसी फुकुयामा, आपको पता होगा द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जब आप कोल्ड वॉर पढ़ेंगे, शीत युद्ध पढ़ेंगे, तो वहां पर आप फ्रांसीसी फुकुयामा के आइडियाज को वहां पर भी देख पाएंगे। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद कूड़ेदान में चला गया है, ऐसा जो है फ्रांसिस फुकुयामा कार्ल मार्क्स के बारे में कहता है। ठीक है। कोइस्लर कहता है कि मार्क्स वाज अ गुड हु डिसअपॉइंटेड, सॉरी, मार्क्स वाज अ गॉड हु डिसअपॉइंटेड। कैटलिन कहता है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ अ क्लास स्ट्रगल इज द ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न सफरिंग, डिसीज एंड इवन फासिज्म। फ्रैंकोइस ने फ्रांसिस फुकुयामा द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म propounded by Karl Marx has gone into the dustbin। सेबाइन ने देखो मैंने पूरा सब कुछ लिखा हुआ, बहुत मतलब इतनी कोशिश मैंने की है कि कुछ भी आपका ना छूटे। आप जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपके अंदर रुचि है पढ़ने की, सारी चीजों को पढ़े, सारी चीजों को डिटेल में पढ़े। अगर इसके अलावा भी और पढ़ना चाहते हैं तो सुशीला रामास्वामी, ओपी गाबा, है ना, और एसपी वर्मा, एसएल वर्मा, बहुत सारी चिंतकों की बुक आती हैं, जेपी सूद, है ना, इन सब की बुक्स को आप पढ़ सकते हैं अगर इनको पढ़ने के बाद आपके पास टाइम मिलता है तो। ठीक है। सेबाइन ने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को नैतिक स्वच्छंदतावाद कहा है। हैबरमास ने साम्यवाद को उदासीन बोला, रोमांटिक व यूटोपियन बताया तथा इसे निष्कासित प्रवचन भी कहा। तो हैबरमास की बुक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट। ठीक है। तो ये चीजें भी आप रखें, हैबरमास कैसे विचारक हैं, क्या मार्क्सवादी हैं या नो मार्क्सवादी हैं, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में टकर ने कहा कि यह अप्रासंगिक, ये नेट के पेपर में आया 2014 के पेपर, यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है अपितु आधुनिक विश्व के लिए क्या है, रुचिकर अथवा प्रयोग करने के लिए योग्य भी यह नहीं है। आई थिंक हमने देख लिया था इसको, दोबारा से रिपीट हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं। सेबाइन कॉल्स द कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मोरल romanticism, Habermas legitimation crisis, the calls communism is a nostalgic, romantic and utopian and calls it expulsive discourse। टकर कहता है कि टकर said of Marx Das Kapital that it is an irrelevant book which in my opinion is not only flawed from the scientific point of view but it is also of no interest or use of the to the modern world। ठीक है। अब मार्क्स से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि वर्ग संघर्ष का विचार कार्ल मार्क्स ने किससे लिया, अगस्टिन थियरे से लिया, जो क्लास स्ट्रगल होगा। मार्क्स ने पहली बार आर्थिक आधार पर समाज को दो भागों में विभाजित किया है, एक बोला पूंजीपति, दूसरा सर्वहारा। कार्ल मार्क्स मूलतः दार्शनिक, एंगेल्स अर्थशास्त्री था। ठीक है। मार्क्स मूलतः क्या था, दार्शनिक था, और एंगेल्स जो था वो इकोनॉमिस्ट था। कार्ल मार्क्स कहता है कि मैं इतना जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। तो ये कुछ एक स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स संबंधित कुछ फैक्चुअल डेटा है, इनको याद रख लें। हाँ, आपको आगे क्वेश्चन अभी मिलेंगे, ये क्वेश्चन पर्याप्त नहीं है आपके लिए, ध्यान रखना, है ना। जो अभी अभी जैसे आरपीएससी का फॉर्म आ चुका है ना, तो आरपीएससी का फॉर्म आया तो आप लोग कोचिंग की तरफ भागेंगे, टेस्ट सीरीज की तरफ भागेंगे, है ना। क्यों भागते हो, क्योंकि आपके ऊपर आपको खुद विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। अब देखो, जो कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो कोई भगवान नहीं होते, ध्यान देना बात को। वो भी PYQ को उठाते हैं और टेप देते हैं, और आप जैसे मूर्ख लोगों को बिल्कुल मूर्ख बनाने में उनको मजा आता है। ठीक है। क्योंकि पूंजीपति हमेशा शोषण करता है और आप जैसे लोगों का हमेशा शोषण होता है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। आपको इस विचार में रखा जाता है कि हमारी टेस्ट सीरीज पढ़िए, आप पास हो जाओगे, हमारे नोट्स इतने अच्छे हैं, हमारे कंटेंट इतने अच्छे हैं। आरपीएससी का फॉर्म आ गया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ गया है, अब ले लीजिए कोर्स, दिवाली धमाका ऑफर है, 90% डिस्काउंट है, 12 बजे रात तक छूट है। तो ये सब क्या है, पूंजीवाद का प्रभाव है ये। ठीक है। पूंजीवाद के प्रभाव में आप मत आइए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग संचालक जो हैं, ये आपको गुमराह करते हैं। गुमराह करके जब आपसे पैसा ले लेंगे तो आपको वही पुरानी टेस्ट सीरीज पकड़ा देंगे जो PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं,
4 क्वेश्चन राजस्थान के, 4 क्वेश्चन हरियाणा के, 4 क्वेश्चन यूपी के, 4 क्वेश्चन आरपीएससी के, और ऐसे करके आपको 10 क्वेश्चन नेट के पकड़ा करके आपकी टेस्ट सीरीज बना देंगे, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से। भाई जब पीवाई क्यों लगाना है तो आप यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए, वहां से लगा लो यार, 13-14 हजार क्वेश्चन पेपर है ना। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बुक से लगाओ, जो आपके पास टेस्ट सीरीज है वहां से लगाओ, और फ्री में यार तमाम, मैंने देखा है यूट्यूब पे तमाम कोचिंग वाले जो हैं फ्री टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो कोचिंग के चक्कर में, है ना। कोचिंग के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पढ़ो, कोचिंग के मॉड्यूल के पीछे या कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनके पीछे आप बिल्कुल भी ना पढ़े, अपना टेस्ट सीरीज आप खुद प्रैक्टिस करें, है ना। कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको पीडीएफ दे के चले जाते हैं, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं देने आते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जबकि मेरे चैनल पे आपको पीडीएफ के साथ साथ में क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है, क्वेश्चन करवाने के साथ साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है ना। ऐसे में तो आप 10-10 हजार रुपए में भी नहीं खरीद पाएंगे कोर्स। चलिए वो बाद की बात है, लेकिन आपको जहां से भी फ्री मिलता है, मैं तो कहूंगा जहां से भी आपको फ्री मिलता है वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई गारंटी नहीं कि श्योरिटी नहीं कि जो आप पैसा दे खरीदोगे वहां से क्वेश्चन आएगा, कि फ्री से पढ़ रहे हो तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। कार्ल मार्क्स हैज टेकन द आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल फ्रॉम द ऑगस्टीन थियरी। तो ऑगस्टीन थियरी से इसने क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट लिया है। कार्ल मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइडेड इन द सोसाइटी इनटू 2 क्लासेस, किस बेसिस पर, ऑन द इकोनॉमिक बेसिस पर। कार्ल मार्क्स वाज बेसिकली अ फिलोसोफर एंड एंगल्स वाज अ इकोनॉमिस्ट। कार्ल मार्क्स कहता है आई नो दिस मच दैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। मार्क्स पहला समाजवादी नहीं है बल्कि पहला वैज्ञानिक समाजवादी है। मार्क्स से पहले भी समाजवादी विचारक हुए हैं, ठीक है, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, ये सब कल्पना लोकी समाजवादी हैं, इससे पहले भी समाजवादी विचारक हुए हैं, लेकिन मार्क्स पहला समाजवादी नहीं है, ध्यान रखना। मार्क्स ने पहली बार समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या दी है। मार्क्स के प्रयासों से पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के लिए लंदन में 1864 में इसने इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन IWA का निर्माण किया गया, जो विश्व में प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ के नाम से विख्यात है। तो कुछ ये आपको फैक्चुअल डेटा है, याद कर लें। मार्क्स इज नॉट फर्स्ट सोशलिस्ट बट द फर्स्ट साइंटिफिक socialist. Marx's effort led to the formation of the International Working Men's Association IWA in the London in 1864 to spread communist revolution throughout the world, which is known as the first international working union in the world. अब देखिए, मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद की आलोचना करते हुए उसे भद्दा भौतिकवाद कहा है, ठीक है, जबकि भौतिकवाद का सिद्धांत इसने फायरबाख से लिया है और द्वंद्ववाद का सिद्धांत इसने हीगल से लिया है, लेकिन हीगल और फायरबाख दोनों के विचारों की आलोचना करता है। टेलर ने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबल की भांति पवित्र कहा है। तो ये कुछ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में है, टेलर के विचार। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवाद की बाइबल या सर्वहारा वर्ग की बाइबल या श्रमिकों की बाइबल भी कहा जाता है। मार्क्स क्रिटिसाइजेस the Feuerbach materialism and called its ugly materialism. टेलर कहता है कार्ल मार्क्स work the communist manifesto as a sacred as the Bible, ठीक है। The communist manifesto is also called the Bible of communism or the Bible of the proletariat or the Bible of the workers. ठीक है, तो ये विचार किसके हैं, टेलर के। टेलर कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है, साम्यवादियों की बाइबल है। वैसे तो साम्यवादियों की बाइबल दास कैपिटल को बोली जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, लेकिन यहां पर टेलर के विचार हम पढ़ रहे हैं तो टेलर ने ऐसा बोला है, ठीक है। कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग को, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो दास कैपिटल आप लिख लीजिएगा, दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल क्या है, सर्वहारा वर्ग की बाइबल है, ठीक है, दास कैपिटल। लेकिन लास्की ने किसको माना सर्वहारा वर्ग का बाइबल, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को माना है।
साम्यवादी घोषणा पत्र कब लिखी गई? 1848 में। अभी गला फाड़ फाड़ के मैं बोल रहा हूँ, अब यही क्वेश्चन आगे भी आएगा, तब आप मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं या फिर हमने सुना नहीं इसको। ठीक है, चलिए, कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग को पूंजीवाद का कब्रिस्तान कहता है। रॉबर्ट ओवन ने 1827 में कोऑपरेटिव मैगजीन में सबसे पहले सोशलिस्ट समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। कार्ल मार्क्स कॉल द प्रोलेटेरिएट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द कैपिटलिज्म। रॉबर्ट ओवन द फर्स्ट यूज द वर्ड सोशलिज्म इन द कोऑपरेटिव मैगजीन इन 1827। फिर आगे देखिए, कार्ल मार्क्स कहता है मेरा स्वयं अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं और वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। कार्ल मार्क्स, ये नेट के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, या फिर आरपीएससी में आया हुआ है, कहीं पे भी आया हुआ है, मैंने प्रैक्टिस में देखा था इसको। ठीक है, मनुष्य को सोचने से पहले खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा और उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। नेट 2014। My existence itself in a social activity and mind are the social in their context as well as in their origin, and they are social activity and the social mind. Marx कहता है man must eat before he can think. To eat he must produce. Production is a basic activity. कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स देखिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये मार्क्स खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको 14 क्वेश्चन के आई थिंक आसपास देखने को मिलेगा। अब देखिए, मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। 2014 नेट। ठीक है, तो ऐसा कौन बोल रहा है? तो ये स्टेटमेंट है आर टक्कर का। आर टक्कर मैंने पढ़ाया अभी जस्ट ऊपर इसके, तो आर टक्कर का स्टेटमेंट है ये। Who said about the Marx Das Capital that is an irrelevant book which is my opinion is not only flawed from the scientific point of view but also not interest or use to the modern world। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आपको, ये सब PYQ के हैं, कोई मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया। जब अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा तो बुक का रेफरेंस लूंगा, अलग अलग बुक्स को ध्यान में रखूंगा और सारे बुक्स के मेन पॉइंट्स को उठाऊंगा और क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो भी बनाऊंगा और ये भी करवाऊंगा, सारे मिला करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आर टकर का स्टेटमेंट है। चलिए, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के जब मैं कह रहा था कि मैं यही क्वेश्चन बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था, वे दो व्यक्ति कौन कौन से थे? हीगल और फेयरबैक। ठीक है, हीगल एंड फेयरबैक। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू पर्सन। हीगल से इसने डायलेक्टिकल फॉर्म लिया और फेयरबैक से इसने मटेरियलिज्म लिया। हीगल से इसने द्वंद्ववाद और फायरबाग से भौतिकवाद, लेकिन दोनों की आलोचना की। फायरबाग के भौतिकवाद को भद्दा भौतिकवाद कहा और हीगल के द्वंद्ववाद को इसने कहा कि हीगल का द्वंद्ववाद जो है सर के बल चल रहा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, स्टेट रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी था, तो बिल्कुल सही है, ये क्रांतिकारी है। मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, तो गलत। मार्क्स इतिहास की प्रक्रियाओं से सरोकार रखता है। मार्क्स कहता है कि चाहे इतिहास की कोई प्रक्रिया रही हो, उसमें आप देख लीजिए, उसमें वर्ग संघर्ष पाया जाएगा, खास करके दास समाज में, सामंतवाद में, पूंजीवाद में। ठीक है, ये ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जहां पे वर्ग संघर्ष पाया जाएगा। लेकिन साम्यवाद में और आदिम साम्यवाद में, ये दो ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पे वर्ग संघर्ष का विचार नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहां पर शोषण नहीं होगा। तो इस तरीके से कथन सही और कारण गलत है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन है मार्क्स वाज अ रिवोल्यूशनरी, तो बिल्कुल सही है। मार्क्स वाज नॉट कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, तो गलत है। मार्क्स का कंसर्न जो था प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते थे? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। मार्क्स किसको नहीं मानते थे?
मार्क्स मानता था कि विचार जो है भौतिक शक्तियों की अन्योन्यान क्रिया के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, मार्क्स कहता है कि जो विचार आता है वो भौतिक परिस्थितियों से आता है, भौतिक वस्तुओं में संघर्ष होता है तब आता है, तो इससे तो प्रभावित था, बिल्कुल सही है। आधार अधिसंरचना का निर्धारण करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मार्क्स कहता है कि जैसे समाज का आधार होगा वैसी उसकी अधिसंरचना होगी। ठीक है, वस्तु सक्रिय और गतिशील है। मार्क्स कहता है कि भौतिक पदार्थ क्या है, स्वतः गतिशील हैं, अपने आप गतिशील हैं, जबकि हॉब्स ने क्या बोला कि भौतिक पदार्थों को बाहर से गति मिलती है। तो ये तीन तो सही है, ऊपर वाला तो भाई अपने आप गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा मैं आपको बता देता हूं कि मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, ये मार्क्स नहीं, ये हीगल बोलता है। ठीक है, जबकि मार्क्स ने इसका विरोध किया, हीगल के द्वंद्ववाद का। मार्क्स कहता है कि सामाजिक चेतना, मानव चेतना नहीं बल्कि सामाजिक अस्तित्व मानव चेतना का निर्धारण करता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। अगर कार्ल मार्क्स का सही होता तो ऐसा होता कि सामाजिक अस्तित्व चेतना का, मानव चेतना का निर्धारण करती है, लेकिन मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, तो ये हीगल का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन दोनों चीजों में समझते हुए चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मार्क्स नॉट बिलीव्ड इन। ठीक है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस द सोशल एग्जिस्टेंस, तो ये हीगल का है, हेगेल, HEGEL। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। आइडिया आर द बेस, आइडिया आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द मटेरियल फोर्सेस, तो बिल्कुल सही है। द बेस डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल क्लियर है, जैसा उसका बेस होगा समाज का वैसे उसकी सुपर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज एक्टिव एंड डायनेमिक, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो सब अपने आप में डायनेमिक हैं और अपने आप में एक्टिव हैं। ठीक है, इनको बाहर से किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर, ठीक है, यही आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, या टूल मेकर, इसी को होम फेवर को बोलते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, किसने बोला, कार्ल मार्क्स ने बोला। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड मैन एज द होम फेवर, तो कार्ल मार्क्स। किसने कहा है कि मेरा स्वयं अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है, और वे क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स को हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सारे स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स रिलेटेड पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट 2014 में, ये भी क्वेश्चन 2014 का ही है। ठीक है, हु सेड दैट द मार्क्स existence itself is a social activity and activity and mind are the social in their context as well as in their origin, they are social activity and the social mind, तो कार्ल मार्क्स। किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है, ऊपर सारे कोटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कार्ल मार्क्स कहता है। ठीक है, अभी हम इन सारे ऑप्शन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन 4 तारीख वाली जब से वीडियो आएगी, 4 तारीख वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी चीजें होंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम का अभाव है, इसलिए मैं करेक्ट आंसर पर ही फोकस कर रहा हूं। ठीक है, हु सेड दैट द लेबर पावर इज इक्वल टू ब्रेन मसल्स एंड नर्व्स ऑफ द वर्कर्स, तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला है, ये आपको स्टेटमेंट ऊपर पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते, किस नियम को मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में शामिल नहीं किया गया है, मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन इसके विपरीत रूपांतरण का नियम है, तो ये कहा गया है, आपने 3 नियम पढ़ा था जिसको एंगल्स ने दिया था, ध्यान रखना, एंगल्स ने अपनी पुस्तक एंटी डोरिंग में दिया था, जो 1787 के आसपास या 1887, सॉरी। ठीक है, तो इस पुस्तक में दिया था विरोधी एकता का नियम। ठीक है, तो ये भी सही है, नेगोशिएशन, सॉरी, नेगेशन ऑफ अ नेगेशन, द लॉ ऑफ द नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो तीनों हैं ऊपर के सही भैया, चौथा वाला गलत है। द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल, देखिए ये चीज आप ध्यान रखना कि जिस लाइन में केवल शब्द आ जाए वो लाइन अपने आप गलत हो जाए। अगर आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट दिख रहे हैं, अगर उसमें केवल शब्द लिखा हुआ है तो आप उसको अपने आप गलत कर देना कि यही क्या है, गलत होगा। केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, तो नहीं, ये क्या होगा, द्वंद्वात्मक पद्धति से आप भूतकाल की नहीं बल्कि फ्यूचर में आने वाली चीजों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स बताने का प्रयास करता है 3 चीजों को, मार्क्सवाद में बताए गए हैं। मार्क्स ने ये नहीं बताया, ध्यान रखना, मार्क्स ने ये नहीं बताया, ये एंगल्स ने बताया है। द लॉ ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मेथड
don't include the law of the transformation of quantity into the quality and vice versa। ठीक है, बिल्कुल सही है, विरोधी एकता का नियम पाया जाता है। दूसरा है द लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स। तीसरा है द लॉ ऑफ द नेगेशन ऑफ द नेगेशन। तो तीनों सही है ऊपर के, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर ओनली वर्ड्स मिला हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत मार्क्स ने किससे लिया है? तो क्रांति के बारे में आपने भी ऊपर पढ़ा था, मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से क्रांति का विचार लिया है। मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रेवोल्यूशन इज द डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रेडिशंस। इसने कहा है मनुष्य को सूचने के पूर्व खाना चाहिए और खाने के लिए उसे उत्पादन करना पड़ेगा और उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है, तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, Who said man must eat before he can think? To eat he must produce. Production is a basic activity. तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स के आर्थिक विचारों के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। तो पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था होता है, तो बिल्कुल सही है। अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग मूल्य एवं श्रम के विनिमय मूल्य का अंतर है, तो बिल्कुल सही है। श्रम के उपयोग कितना करके आपने श्रम का उपयोग किया और कितना मिला, और उस वस्तु को बेचा गया तो कितना पैसा निकला, उससे कितना फायदा निकला, जो अतिरिक्त मूल्य निकलेगा इसी प्रक्रिया से निकलेगा। अतिरिक्त मूल्य श्रम मूल्य के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अतिरिक्त मूल्य का सृजन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है, तो गलत। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सृजन कब होता है? श्रम मूल्य के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का जो अंतर निकलता है। यानी आपने अगर 10 घंटे काम किया, 10 घंटे का 100 रुपए आपको मिला, लेकिन उस 10 घंटे से आपने 1000 रुपए का काम किया, तो ये 100 रुपए वाला वस्तु जो है जाएगा बाजार में बिकने कितने में? 1000 रुपए में, और इससे फायदा कितने का निकलेगा? 900 का। यही 900 क्या बनेगा? अतिरिक्त मूल्य। और इस अतिरिक्त मूल्य का सरप्लस वैल्यू का कौन रखता है? अपने पूंजीपति या कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है। ठीक है, जब मुद्रा अतिरिक्त मूल्य का सृजन करती है तो पूंजी बन जाती है, तो बिल्कुल सही बात है कि जब एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, जब एक्स्ट्रा मनी आएगा तो वही पूंजी कहलाएगा। ठीक है, सरप्लस वैल्यू क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। चलिए 2 क्वेश्चन इसके बाद और रह जाएंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मार्क्स इकोनॉमिक आइडिया। कैपिटलिज्म इज अ कमोडिटी इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ लेबर, तो बिल्कुल करेक्ट है। सरप्लस वैल्यू इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज, तो गलत है। सरप्लस वैल्यू जो है कब निर्माण होता है इसका? तो सरप्लस वैल्यू आती है यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू के बीच में जो अंतर आता है। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर। ठीक है, ये होगा। व्हेन मनी क्रिएट्स सरप्लस वैल्यू इट बिकम्स अ कैपिटल, तो बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। 13 नंबर का क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह किस पर बल नहीं देती? तो मार्क्स का उद्देश्य है बल देना किस पर? मानव की मुक्ति पर। ठीक है, मानव की स्वतंत्रता पर बल देना, क्योंकि युवा मार्क्स के विचार आपको कहां देखने को मिलेंगे? ठीक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 की पेरिस की पांडुलिपियों में मानव की मुक्ति के संदर्भ में युवा मार्क्स के विचारों में आपको ये मार्क्स के विचार दिखाई देंगे। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स नो पॉलिटिकल सिस्टम लेजिटिमेट अंटिल इट एम्फेसाइजेस फॉर द लिबरेशन ऑफ अ मैन, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया है? तो कार्ल मार्क्स ने वर्णित किया है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और हु डिस्क्राइब्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिफोर 1857 एज अ डिस्ट्रक्टिव एंड डिकेडेंट। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस तरीके से आपका कार्ल मार्क्स कंप्लीट हो गया है। मैं अपने कहे हुए वचन के अनुसार मैंने अपना पूरा वचन निभाया है। अब आप प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और मुझे तो नहीं लग रहा था कि आज ये 50-60 पेज में पढ़ा पाऊंगा 1 घंटे में। ठीक है, तो पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा फास्ट पढ़ाया है। बाकी चीजों को मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप उससे भी पढ़ लीजिएगा। हाँ, बट पीडीएफ अभी नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ दिन के बाद, 2-3-4 दिन के बाद जब आप वीडियो देख लेंगे। अगर आप पीडीएफ दे दूंगा तो वीडियो नहीं देखते, ठीक है, तो मेरा लॉस होगा।
मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसीलिए प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। चैनल मोनेटाइज होते ही मेरा मैं आपको सारी पीडीएफ एक एक करके सारा प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं यार वीडियो फ्री में पढ़ा सकता हूँ, जब मैं अपना टाइम निकाल के 4-5 घंटे 6 घंटे का जितना भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए दे सकता हूँ, तो ये पीडीएफ कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए पीडीएफ कुछ नहीं है कि मैं आपसे छुपाऊंगा। अगर मुझे छुपाना ही होता, मुझे अपने कंटेंट नहीं दिखाने होते, तो मैं पढ़ाता ही क्यों? सबसे पहली बात तो ये है ना। अगर पढ़ाता भी तो मैं पेड कोर्स पढ़ाता, फ्री में क्यों पढ़ाता? तो ये बात की बात है। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बट आप थोड़ा सा वीडियो में कोऑपरेट कीजिए, जिससे कि चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 तारीख को वीडियो अपलोड होगी, आई थिंक 4 या 5 में, जो भी टाइम जैसा भी रहेगा। 3 को मैं आ जाऊंगा दिल्ली वापस, और 4 तारीख को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। हैप्पी दिवाली सभी को। और दिवाली में आप लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, जिससे कि थोड़ा पॉल्यूशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पर पटाखे वगैरह बैन होते हैं, क्रैकर्स बैन होते हैं, और गांव में रहते हैं तो भाई धुएंधार पटाखे उड़ाते हैं। और मैं तो मुंबई जा रहा हूँ किसी काम से, है ना। दिवाली के बाद मुझे मेरा आना होगा, तो दिवाली मेरी वहीं पे मनेगी। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, और एंजॉय कीजिए खूब। और आप लोग अपने एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, और साथ के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे ना, तो चीज़ें आप आसान करते जाओगे अपने आप से, ठीक है। बस इतना ही सजेशन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।